छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ा एक्शन, बेनकाब हुई कांग्रेस। हत्या का मास्टरमाइंड कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर को एसआईटी ने हैदराबाद से किया गिरफ्तार। साइज सरकार ने मुख्य आरोपी चंद्राकर के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए लाएंगे कड़ा कानून। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। बीजापुर की साइबर पुलिस और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जो स्पेशल एसआईटी का गठन किया गया था, उस टीम ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस नेता है सुरेश चंद्राकर, जिसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह है कि 1 जनवरी को दरअसल जिस तरीके से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या होती है, वो फरार पाए जाते हैं और उसके बाद 3 दिन बाद शव बरामद होता है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या हैदराबाद यानी तेलंगाना सरकार जो है कांग्रेस की, वो सुरेश चंद्राकर जो कि आरोपी है इस हत्याकांड का, उसे संरक्षण दे रही थी? क्या कांग्रेस की कोई मिलीभगत इसमें है? ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा एक तरीके से हत्याकांड जिसने कहीं ना कहीं हर किसी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि मुकेश चंद्राकर एक जाने माने पत्रकार, छत्तीसगढ़ में एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर वो जाने जाते रहे हैं और उनकी हत्या हो जाती है, जिसके बाद अब जो साइज सरकार है उसका जबरदस्त एक्शन जो है इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो एसआईटी का गठन किया गया है उसने अब आरोपी जो है सुरेश चंद्राकर उसको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी की पुष्टि बस्तर के जो आईजी हैं सुंदर राज पी, उन्होंने की है। उन्होंने ये बताया कि आरोपित को कल रात हैदराबाद से हिरासत में लिया गया। अब पुलिस टीम उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या मामला था जिसके चलते उसकी हत्या की गई, जिस तरीके से उनका शव जो है वो बरामद किया। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इस तरीके से पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया गया, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से गायब थे। पुलिस ने 3 जनवरी को उनका शव, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं सुरेश चंद्राकर और कांग्रेस के नेता भी माने जाते हैं, तो उनके घर जो सेप्टिक टैंक है उससे दरअसल उनका शव बरामद किया था। मुकेश को सर पर कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। शव बरामद होने के बाद जब सुरेश को ढूंढा गया तो पता चला कि वो घटना के बाद से फरार है। हालांकि अब खबर यही है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब सुरेश चंद्राकर जो कि मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है पत्रकार की हत्या का, उससे पकड़ लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि छत्तीसगढ़ से लेकर राजधानी दिल्ली तक। और इस मामले को लेकर जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत की गई, जब उनसे सवाल किया गया कि सरकार पर आरोप लग रहे हैं, सरेआम इस तरीके से पत्रकार को निशाना बनाया जा रहा है, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में हमारी तरफ से जो कड़ा एक्शन है वो लिया जा रहा है। एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि जल्द ही हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून लेकर आएंगे। क्या कुछ सीएम विष्णुदेव साय की ओर से कहा गया है, इस पूरे मामले को लेकर जरा सुनिए। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर मांग किया जा रहा है और पत्रकार सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पत्रकारों के साथ हमारी सरकार है और पत्रकार सुरक्षा कानून भी लाएंगे, लेकिन जिस त्वरित गति से सरकार कार्यवाही की है उससे पूरा प्रदेश ही नहीं देश परिचित है।
उसमें SIT का गठन किए हैं। करते हैं लेकिन वादा ही रह जाता है, कानून तो लागू आप विश्लेषण तो कर सकते हैं ना, विश्लेषण कर सकते हैं। हमारी सरकार नहीं है कि कब तक होगा ये? 1700 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 250 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ मारे गए हैं। क्या नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़? बिल्कुल होगा। और जिस तेजी के साथ, मजबूती के साथ 1 साल में हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़े हैं, आप सबको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है। और हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और डबल इंजन का भी, सरकार का भी हम लोग को लाभ मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हाँ, मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे, उनका इस तरह से डेड बॉडी मिला है तो दुखद है समाचार, और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और इसके लिए हमने SIT का गठन किया है और 3 अपराधी उसमें पकड़े भी गए हैं और कोई भी दोषीदार उसमें बख्शे नहीं जाएंगे। और जो ठेकेदार था उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उसके सारे अकाउंट, ATM वगैरह सील कर दिए गए हैं और उसका जो अवैध कब्जा था, वो अवैध कब्जा भी उसका हटाया गया है और सरकार बिल्कुल इसमें मुस्तैद है, कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। तो मुकेश चंद्राकर की हत्या क्यों की गई, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में ये निकलकर सामने आ रहा है कि दरअसल मुकेश चंद्राकर जो कि एक पत्रकार थे, उन्होंने जो आरोपी है, जो ठेकेदार भी है सुरेश चंद्राकर, कांग्रेस का नेता है, दरअसल उसके द्वारा जो सड़क बनाई गई थी उसमें भ्रष्टाचार को उजागर किया था, खुलासा किया था कि किस तरीके से सड़क बनाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और यही इस मामले में पत्रकार की हत्या का मुख्य आधार भी माना जा रहा है कि दरअसल इसी वजह से सुरेश चंद्राकर ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर को निशाना बनाया और इसी तरीके से जो है उनकी हत्या की गई है। तो ये लगातार पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद जो बस्तर पुलिस है, दरअसल उसकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की काफी तारीफ की और कहा कि दरअसल एक अच्छे पत्रकार थे, स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता करते थे और आज वो नहीं है हमारे बीच। तो ऐसे में पुलिस के लिए भी ये खबर शॉकिंग है और जिस तरीके से वो तफ्तीश कर रही है तो उस बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ उनकी तरफ से जानकारी दी गई है वो भी सुनिए। समय उस दौरान हमेशा एक चेहरा और एक नाम श्री मुकेश चंद्राकर का रहते हैं। कभी भी पुलिस संबंधित कोई भी विषय है हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उस दौरान उन्होंने काफी एक एक्टिव रोल में, एक सकारात्मक भूमिका में हमेशा हम लोग के बीच में उपस्थित रहते थे। और आज दुर्भाग्य है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी लेकर घटनाक्रम हुआ, उसी के संबंध में हमको करना पड़ रहा। आप सबके माध्यम से मैं जो उनके परिजन को और उनके साथियों, उसमें न सिर्फ बीजापुर में, पूरा प्रदेश के और प्रदेश के बाहर भी उनका काफ़ी एक पहचान है, उनकी काफ़ी एक फॉलोइंग है। उन सबको जो हम लोग की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं और ये आश्वासन भी देते हैं उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसका निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इस बात के साथ साथ मैं पुनः उनके परिजन को प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, उनके सभी साथियों, सभी उनकी चाहने वालों को सबके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और उनकी आत्मा शांति प्रदाय करे, ईश्वर उनके परिजन को शक्ति प्रदाय करे। इसके साथ साथ जो पूरा घटना स्टैंड ही आ रहा है आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। आज मेरे साथ डीआईजी दंतेवाड़ा श्री कमलोचन कश्यप, कलेक्टर बीजापुर श्री संबित मिश्रा साहब, जो बीजापुर एसपी साहब जितेंद्र यादव साहब मेरे साथ उपस्थित है। और आप सब लोग को विदित है, जैसा दिनांक 2 जनवरी को हम सब लोग के बीच में ये जानकारी आए थे, श्री मुकेश चंद्राकर 1 तारीख रात से जो अपना घर से निकले हुए थे, उसके बाद में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके जो भाई साहब
योगेश चंद्राकर का रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल प्रारंभ की गए थे, जैसे उसके लिए अलग अलग टीम गठित करके जितना भी संभावित जो लोकेशन है उसी में हमारा टीम्स गए थे और उनका पता सर्च करने के लिए अलग अलग टीम के द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी अनुसार फिर कल दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर की चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में जो टंकी में उनकी बॉडी होने का संदेह पर उसका खुदाई की गई थे। उसके पश्चात उधर डिनर वाला का जो दौरान जैसा रितेश चंद्राकर द्वारा ये बहस की जा रही थी, मुठभेड़ की गए थे। तत्पश्चात आज दिनांक 4 तारीख को पोस्टमार्टम के उपरांत आज उनकी अंतिम कार्यक्रम होता है, उसमें हम आप सब लोग शामिल रहा। और उसके जो पूरा घटनाक्रम के बैकग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा दिनांक 1 तारीख को रात लगभग 8 बजे, जैसा भी समय अभी तक प्राथमिक विवेचना के आधार पर मैं बता रहे थे, जैसा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा स्पष्ट समय ये पूरा उल्लेख हो जाएगा। लगभग अभी अंदाजा 8 बजे करीबन जैसे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो छोटा भाई रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर के बीच में मोबाइल से बातचीत हुआ। उसके पश्चात लगभग 8:30 बजे के बाद दोनों रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर जो बीजापुर चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो बाड़ा में उन दोनों का मुलाकात हुई थी। और उस परिसर में पूर्व से जो सुरेश चंद्राकर का जो सुपरवाइजर का मैं क्रमवार आपके समक्ष मैंने रखा है, उसमें घटना जो स्पॉट में 2 आरोपी हैं जो रितेश चंद्राकर और उनके जो सुपरवाइजर महेंद्र रामटेक के वो उपस्थित रहा। उन्होंने वार किया और जैसा इसका साक्षी और छुपाने के लिए जो उस परिसर का जो टैंकी के ऊपर प्लास्टिंग करना, ये सब काम दिनेश चंद्राकर द्वारा की गई थे। और जैसा अन्य भी जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है और जो किस कारण से मतलब इस टाइप का घटना को अंजाम दी गई थी, उसका मोटिव है, ये सब में जो अन्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर उसका भूमिका उसको लेकर उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अपराध में इन लोगों को सहयोग किया, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू किया था, सबका कॉल डिटेल्स निकलना प्रारंभ की गए थे। तब पता चला जो रितेश चंद्राकर का जो दिल्ली में लोकेशन थे और बाकी जैसा अन्य जितना भी जो संदिग्ध सबका लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। रितेश चंद्राकर का गिरफ्तार के लिए जो पार्टी दिल्ली रवाना करती, इस दौरान कल रात को रायपुर एयरपोर्ट में जो रितेश चंद्राकर द्वारा दिल्ली से वापस रायपुर आने का सूचना मिला था, एयरपोर्ट में उनका जो हमारा टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। और उनकी जो बड़े भाई जो दिनेश चंद्राकर और जो उनके सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके, इन तीनों का भी पुलिस ने गिरफ्तार करके भी पूछताछ की जा रही थी। और घटना में उपयोग की गई थे जो आयरन रॉड और जो मोबाइल फोन अन्य जितना भी साक्षी है उसका कलेक्शन करने का भी उसका स्पॉट इंस्पेक्शन, ये सब कार्रवाई भी जारी है। और इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें अग्रिम विवेचना के लिए एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर IPS ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में 11 सदस्य का जो SIT टीम गठित की गई थी। और प्रकरण के जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का जो भूमिका को लेकर, जैसा क्योंकि परिसर भी उन्हीं का है जहां पर घटना हुआ है और जो वाहन भी जो उन्हीं के वाहन को इस्तेमाल करके जो रितेश चंद्राकर द्वारा इधर से रायपुर से दिल्ली के लिए गए थे, एयरपोर्ट तक रायपुर एयरपोर्ट तक गए थे, ये सब परिस्थिति और जो पूरा घटनाक्रम उनका भूमिका का इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए उन्हें भी पुलिस द्वारा एक प्रमुख आरोपी को मानते हुए उनका भी पतासाजी अभी की जा रही है। उसके लिए 4 अलग अलग टीम हमारा उनकी संभवित ठिकाने का आसपास जहां पर मिलने की उम्मीद है उधर टीम्स रवाना की थे। हमारा कोशिश है जल्द से जल्द उन्हें भी हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई करने का। अब तक घटनाक्रम में जो पुलिस के विवेचना में जो प्राथमिक स्तर पर अभी विवेचना, क्योंकि सिर्फ अभी आगे बढ़ते बढ़ते जो महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर द्वारा उस परिसर में जो लोहा का राड थे उसी राड के लेकर मुकेश चंद्राकर की सिर पर पहले वार की गए थे और उसके बाद उनके छाती और पेट और पीठ में भी जो लोहा के राड से वार की गए थे। जैसा जिस प्रकार के चोट उससे अनुमान लगा सकता है
लगभग 15-20 मिनट में उसी स्पॉट में उनका मृत्यु हो गई होगा। उसके पश्चात जो बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से दोनों महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर जो बॉडी को उस परिसर में जो टैंक थे, सेप्टिक टैंक थे, उसके अंदर डालकर उसके ऊपर जो लोहा का ढक्कन पहले से थे उसी को बंद कर दिया गए थे। उसके पश्चात रितेश चंद्राकर द्वारा जो अपने बड़े भाई दिनेश चंद्राकर जो जैदलपुर में सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके पूरे परिजन जैदलपुर में उपस्थित थे, उनमें से दिनेश चंद्राकर को उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से घटना के बारे में सूचना दिया थे। उसके पश्चात दिनेश चंद्राकर ने जैदलपुर से रवाना होकर टुवर्ड्स बीजापुर आ रहे थे और साथ साथ ये रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने भी इधर से बीजापुर से रवाना होकर टुवर्ड्स जैदलपुर जा रहे थे। ये दोनों पार्टी जैसे एक साथ दिनेश चंद्राकर थे और दूसरा में रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके थे। इन लोगों की मुलाकात जो नेलसनार के पास बोदली के एरिया में हुआ। उसके पश्चात ये सब मिलकर वापस इधर आए थे बीजापुर। बीजापुर आने के बाद अगले दिन सुबेरे यानी 2 तारीख के सुबेरे सुबेरे रितेश चंद्राकर द्वारा ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो गाड़ी को लेकर इधर से जैदलपुर कोंडागांव होकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा। रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तरफ लगातार छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की साय सरकार है उसका जबरदस्त एक्शन और सुरेश चंद्राकर का जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन सियासत भी जबरदस्त तरीके से चल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून लाने की बात कर रहे हैं और साथ ही मुकेश चंद्राकर को इंसाफ मिलेगा ये बात कर रहे हैं। तो वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सुरेश चंद्राकर जो है वो दरअसल कुछ दिन पहले उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, तो वो हमारी पार्टी का नेता नहीं है और ये सरकार का भ्रष्टाचार है। इस तरीके से लगातार विष्णुदेव साय यानी मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है। भूपेश बघेल किस तरीके से इस पूरे मामले पर दरअसल टिप्पणी कर रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, बीजापुर में एक पत्रकार के लोमहर्षक हत्या की घटना सामने आई है और वो भी उसके रिश्तेदार है और ठेकेदार है। कुछ दिन पहले एक जो स्थानीय समाचार पत्र है उसमें उसकी स्टोरी भी छपी थी, बड़ी स्टोरी छपी थी, जिसमें ये कहा गया कि 90% भुगतान कर दिया गया है जबकि काम हुआ ही नहीं है और उसके बाद संभवतः इसी कारण से उसकी हत्या की गई है, ऐसा लोगों का अनुमान है। जांच की बात जहां तक कर रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है, आज कोई सुरक्षित नहीं है, न आदिवासी सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, न बेटी बेटियां सुरक्षित है, न यात्री सुरक्षित है। लगातार घटनाएं घट रही है और भयानक घटनाएं घट रही है। इसकी जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बात के भी होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये आदत सी बन गई है कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें कांग्रेस का एंगल ले आओ, किसी भी पकड़ लो। जैसे देवेंद्र यादव जबरदस्ती पकड़ लिया और बता दिया देवेंद्र यादव ने सब कराया, उसको मेन कल्प्रिट बना दिया, जबकि ये इसके निकम्मेपन के कारण से घटना घटी। वहां जैद खान को काटा गया, समाज के लोगों ने मांग की थी किसी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जांच तो मांग पूरी किए नहीं लेकिन अपने कलेक्टेड बचा नहीं पाए, एसपी कार्यालय बचा नहीं पाए और जो अपराधी हैं वो सही अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उनको राजनीति करना है और इस कारण से राजनीतिक एंगल देने के लिए बलौदाबाजार की घटना को ये कांग्रेस की तरफ डालने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी यही कोशिश हो रही है कि ये कांग्रेसी था और सारे लोग ट्वीट कर दिए कि कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया में जारी किया गया है कि 10 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और ये डिमांड भी की गई है कि मुख्यमंत्री निवास हो गए हैं तो 15 दिन के जो सीसी कैमरा है उसे सार्वजनिक किया जाए और जब आप एसआईटी गठन कर दिए हैं तो ये भी जांच में आना चाहिए।
जांच के बिंदु ये भी होना चाहिए कि मुख्यमंत्री निवास गए कि नहीं गए, भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, और तीसरी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं, वो शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। सर, ये विजय शर्मा भी कह रहे हैं, सीएम का भी ट्वीट आया है, 11 सदस्यीय विशेष जांच दल बनाए गए, एसआईटी गठन किया गया है, 4 टीम मुख्य आरोपी के पीछे लगाई गई है, 4 हफ्ते में रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। हाँ, तो वो उसी में कह रहा हूं, एसआईटी की ये भी जिम्मेदारी देना चाहिए कि मुख्यमंत्री से मिले कि नहीं मिले, मुख्यमंत्री निवास गए कि नहीं गए, ये जांच के बिंदु में शामिल होना चाहिए। वो भाजपा में शामिल हुए कि नहीं हुए, उसके प्रभारी उसको भाजपा में शामिल कराया कि नहीं कराया, ये भी जांच में शामिल करना चाहिए। सर, लगातार कांग्रेस विजय शर्मा जी ने पीसी ली और कांग्रेस पर ही आरोप लगाते हुए शुरू किया। उन्होंने सारे चीजों पे जो भी बड़ी घटना पिछले 1-1.5 साल में, उसमें कांग्रेस का ही हाथ बताया उन्होंने, कांग्रेस के लोगों का हाथ। अब उससे निकम्मा कोई गृह मंत्री दूसरा है ही नहीं। अपने एसपी कार्यालय बचा नहीं पाए, सुरक्षा दे नहीं पाए, उसके क्षेत्र में लोहारीडी घटना और जो घटनाएं लगातार घटी है, उससे निकम्मापन का दूसरा उदाहरण क्या है कि जिसको आपने आरोपी बना के जेल में महीनों रखा और उसमें से 23 लोगों की इस बिना पे छोड़ दिए कि ये लोग नहीं थे। इसका मतलब यह है कि आप बिना जांच किए आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, और वही बात खुद के विधानसभा में लोहारीडी में आपने करके दिखा दिया और स्वीकार किया कि 23 लोग निरपराध थे जिसको हमने जेल में बंद कर दिया। आखिर इसका दोषी कौन है? तो गृह मंत्री क्षेत्र में हुआ है, इसके लिए दोषी कौन है? गृह मंत्री है। तो ये उसी प्रकार से बलौदाबाजार की घटना है, इसकी जांच करा ले। ये हाई कोर्ट के जज के देखरेख में एसआईटी गठन करके जांच करा ले। जो अपराधी थे, जो मंच में थे और जो भाषण दे रहे थे, जो उकसा रहे थे, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? उसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? और फिर विधानसभा में दूसरा जो उप मुख्यमंत्री है, ये स्वीकार करते हैं वहां विधानसभा में लखमा के प्रश्न में कि ये आचार संहिता लगा हुआ था, उस दौरान ये निर्माण आदेश दिया गया, जबकि उसके लिए कोई बजट आवंटित नहीं था, उसके लिए कोई टेंडर हुआ और काम पूरा हो गया। इसी बात पे विधानसभा में उन्होंने दूसरे उप मुख्यमंत्री घेर दिया, और घेरने के कारण से 10 दिन भी नहीं बीता, यह 18-19 दिसंबर की बात, और 10 दिन भी नहीं बीता कि लखमा के यहां ईडी का रेड पड़ गया। और यह भी पीडब्ल्यूडी का मामला है, वो भी पीडब्ल्यूडी का मामला था, यह भी पीडब्ल्यूडी का मामला है। ठेकेदार सत्ता के लोगों से मिला, स्टोरी उसने अपने भाई के खिलाफ किया है, न कांग्रेसी नेता के खिलाफ किया है, न भाजपा के नेता के खिलाफ किया, और ठेकेदार के खिलाफ किया है कि सड़क बनी नहीं और 90% भुगतान हो गया। ये स्टोरी है, और उसके कारण से हत्या हुई। आखिर हत्यारे की इतनी ताकत कहां से आ गई? मुख्यमंत्री निवास में आया था क्या? बताएं गृह मंत्री जी, वो किससे मिल के गया यहां? जिस इतना साहस आ गया ठेकेदार के, एक पत्रकार की हत्या कर दे, कहीं से ताकत मिली होगी? वो ताकत कहां से मिली? ये महत्वपूर्ण बात है। तो आपने भूपेश बघेल को सुना, जो इस पूरे मामले का जो आरोप है वो शायद सरकार पर मर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस सड़क को लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया था, जो सड़क का कॉन्ट्रैक्टर है, कांग्रेसी नेता है सुरेश चंद्राकर, वो सड़क जो है उसका टेंडर कांग्रेस पार्टी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तब दिया गया था। यानी ये कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार है जिसे पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया था, और उसी से सुरेश चंद्राकर बौखलाया हुआ था। और यही वजह है कि इस तरीके से जो है मुकेश चंद्राकर को निशाना बनाया गया, इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और जो जानकारी इस पूरे मामले में बीजापुर के पुलिस अधीक्षक ने दी है, उसमें बताया कि मुकेश के मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन के आधार पर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर से ही लाश बरामद की गई है। जेसीबी से खुदाई करनी पड़ी है क्योंकि परिसर में एक
सेप्टिक टैंक था जिसके अंदर पत्रकार की हत्या के बाद शव डालकर ऊपर से प्लास्टर भी कर दिया गया था। यानी कितनी जो ये रणनीति थी, कितनी सटीक रणनीति बनाई गई थी कि किसी को पता ना चले और इस तरीके से हत्या के बाद शव को एक तरीके से दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने जेसीबी से खुदाई करके शव को बाहर निकाला है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे, कौन से वो चेहरे होंगे जो उजागर होंगे, कौन से वो चेहरे होंगे जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं निकलकर सामने आएंगे, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन इस हत्या के बाद पत्रकारों से लेकर छात्रों और तमाम लोगों में जबरदस्त गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।